Talk show with Suman Binda. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुमन बिंदल। टॉक शो विद सुमन बिंदल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि 30-35 साल की उम्र में हार्ट अटैक बहुत आ रहा है, बिना इंडिकेशन के आ रहा है, इसकी वजह क्या है, हम इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे और हार्ट से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियों के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं भारत के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट जिनका 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस लाइन में। आज हम उनसे चर्चा करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में हमारे स्पेशल गेस्ट, स्पेशल मेहमान कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर निशांत त्यागी जी। निशांत त्यागी जी, आपका इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज हम डॉक्टर साहब से हेल्थ के विषय में, लाइफस्टाइल के विषय में, हार्ट के विषय, इन सब से जुड़ी हुई चीज़ों के ऊपर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अब मेन मुद्दे पे ना जाके हम चाहेंगे एक छोटी सी जो आपकी लाइफ जर्नी है उसके विषय में हम जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ जर्नी कैसे आपने स्टार्ट करी, इस मुकाम पे आने से किसकी हेल्प हुई आपकी, क्या आपका खुद का ही ये डिसीजन था या किसी फैमिली मेम्बर की सपोर्ट थी, मदर फादर की थी, फ्रेंड्स की थी या किसी और की? नमस्कार एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी। जर्नी, जैसे कि इंडियंस में सारे माँ बाप का एक सपना होता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। बिल्कुल बिल्कुल ठीक तो है। हमारे पिता जो हैं केमिस्ट्री के लेक्चरर थे, प्रोफेसर, और मदर जो हैं वो हिंदी की प्रोफेसर थी। दोनों कॉलेजेस में थे। तो बचपन से उनका भी यही सपना था कि बच्चे डॉक्टर बने। एक तो ये, दूसरा जब बच्चे क्लास में लिखता है कि माय प्रोफेशन के ऊपर ऐसे लिखो, तो हम भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, लिखते थे। सही सही। तो दिमाग में था। धीरे धीरे आके हमारे टाइम में 90s में 2 ही ब्रांचेस थी, या डॉक्टरी या इंजीनियरिंग। ओके ओके ठीक। और इंजीनियरिंग का लेट 80s में कुछ स्लो डाउन आया था, तो पेरेंट्स को ये था कि डॉक्टर बने। फिर हमारा बड़ा भाई जो है वो भी मेडिकल लाइन में ही है, वो डॉक्टर है। वेरी गुड। मुझसे 5 साल बड़े हैं, तो वो पहले डॉक्टर बन गए। तो मेरा एडमिशन इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों में ही क्लियर हो गया था। वेरी गुड। मतलब कि आप शुरू से इंटेलिजेंट थे। ये भी कह सकते हैं। जो भी है कि 12th में बहुत मेहनत करी। तो फिर पिताजी ने पूछा कि भाई दोनों में एडमिशन हो गया, अब तुम्हें कहाँ जाना है? तो दिमाग में यही था कि बचपन से ये है, भाई ने भी यही किया है तो यही करते हैं। तो फिर जो है डॉक्टरी में इस तरीके से वेरी गुड। आगे फिर तो लंबा रास्ता है, पढ़ते चले गए, एग्ज़ाम क्लियर करते गए और रास्ता अपने आप बनता गया। नेचुरली, बिल्कुल ठीक। ये डॉक्टर बनने की जो जर्नी है, वैसे तो बहुत कठिनाई वाली जर्नी है। तो आपको डॉक्टर बनने में कितने साल लगे? देखो, डॉक्टरी का जो कोर्स है वो 5.5 साल का है, पर यह है कि उसके बाद आपको MBBS की डिग्री मिल जाती है। फिर उसके बाद कोई ना कोई ब्रांच में स्पेशलाइजेशन, जिसे पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं, 3 साल का वो किया। उसके बाद फिर स्पेसिफिक लगा के कार्डियोलॉजी में जाना है, तो 3 साल उसमें लगे। तो मतलब सब 28-30 साल लग गए होंगे मिला के। हाँ, मतलब करीब करीब ये समझ लीजिए 13-14 साल लगते ही इसी काम में लगे आफ्टर 12th जी। या ठीक। मतलब कंटिन्यूस हुई या कोई ब्रेक भी लगे? नहीं, ब्रेक MBBS MD में नहीं लगा। उसके बाद 1-2 साल मुझे सोचने में लगा, क्योंकि मैं पहले सोच रहा था कि मैं MD करके एज ए जनरल फिजिशियन करूं। ओके। फिर मैंने दिल्ली में काम करना शुरू किया। फिर मुझे कार्डियोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा आने लगा। मैंने देखा तब इंडिया में ये सब शुरू हो गया, डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, इंटरवेंशन जो पहले नहीं होती थी। तो देखा कि फिर हमें लगा कि एक ब्रांच में ही स्पेशलाइजेशन करते हैं। फिर वो इंटरेस्ट लगाने में 1-2 साल लग गए, फिर इसमें चले गए। मतलब कंटिन्यूस ही हुई, कहने का मतलब। हाँ, काम हमेशा करते रहे, कभी भी काम का एक दिन भी नहीं छोड़ा। नहीं, सही सही सही। जैसे आपको डॉक्टर की डिग्री मिल गई, डॉक्टर बनने के बाद आपका सबसे पहला क्या एक्सपीरियंस था? जैसे डॉक्टर तो हम MBBS के बाद ही बन जाते हैं। नहीं, हम MD की बात करते हैं। तो जब, वैसे मैं बता रहा हूँ, जब MBBS करते हुए लगते हैं कि बस ये लास्ट एग्ज़ाम निकल गया और लाइफ
हो गई। अच्छा। पर ये लगता है फिर जब आप फील्ड में जाते हो तो लगता है कि अभी तो कुछ नहीं। कुछ नहीं। फिर आप एक और डिग्री लेते हो, फिर लगता है बस ये डिग्री ले लिया तो लाइफ अब बस और कुछ नहीं करना। और कुछ नहीं। फिर लगता है कि अरे हमसे तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और स्पेशलिस्ट बैठे हैं। तो ये कंटिन्यूअस जर्नी है, आप इसमें आज भी हम सीखते रहते हैं। तो ये नेचुरली, खैर इसमें तो कोई नया राय नहीं है। आता रहता है, नया हम सीखते रहते हैं, तो ये कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। तो अब ये है कि अब जितना है कि सीखते रहो वो वाली बात। बिल्कुल ठीक। इसका एडवांसमेंट कोई होती ही रहती है। नए डेली नए से नई कुछ ना कुछ साइंस के हिसाब से निकलता रहता है साइंस, इसमें हाँ, आपके साइंस हिसाब डेवलप से। होती रहती है, तो Develop आपको होती रहती नई है, अप्रोच अपडेट रहना ही पड़ता है। अपडेट करना पड़ता है। ठीक। एक और चीज, जब आप किसी पेशेंट को, कोई इमरजेंसी पेशेंट होता है, मरते मरते बचा लेते हो, तो आपको क्या फीलिंग होती है? मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट 2 लाइफ की इवेंट्स होती हैं, बर्थ और डेथ। या और उस पे कहने के समझो आप भगवान के सबसे ज़्यादा पास होते हो। तो जब आप किसी को बचाते हो तो एक्चुअली में आपको लगती है वर्थ के आपने अपनी लाइफ में जो कुछ सीखा करा, चलो आज वो किसी के काम किसी आया, के काम आया, किसी के चेहरे पे, किसी के घर वालों के हाँ, चेहरे पे संतोष आया, खुशी मुस्कुराहट आई, या वो खुशी देख के आप सेटिस्फाइड फील करते हो बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। मैं ये बात मैं भी फील करता हूँ कि हो सकता है घर वालों को तो खुशी होती है, जब आप किसी को बचाते हो तो उनसे ज़्यादा खुशी आपको होती है। क्या ये सही है? अब ज़्यादा नहीं, हाँ, पर एक बहुत सेटिस्फेक्शन होता है कि होती है, क्या मेरा काम कुछ, सक्सेसफुल हो गया। हाँ, सक्सेसफुल हुआ, कुछ वर्थ वाइल काम किया आपने, कुछ आज यू मेड सम चेंज, तभी मतलब हमारी पढ़ाई काम आ गई, हमारा काम आ गया। तभी तो कहते हैं ना कि भगवान के बाद फिर डॉक्टर का नाम आता है। ये बिल्कुल सही कहावत है ये। वही मैंने रीजन बताया ना, क्योंकि बर्थ और डेथ के पास डॉक्टर होता है, डॉक्टर और ये 2 इवेंट ऐसी हैं जब भगवान सबसे पास होता है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब की। और अब हम लोग आगे नेक्स्ट चर्चा करेंगे कार्डियो के विषय में, जिनके स्पेशलिस्ट हैं, 20 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है, और इतने बिहेवियर वाइज इतने सॉफ्ट माइंडेड हैं। ये मैंने एक आध दफ़ा देखा भी है और सुना तो खैर बहुत है इनके विषय में, कि ये पेशेंट को अपनी बातों में ही 50% ठीक कर देते हैं। मतलब इतना पेशेंट इनसे बात करके खुश हो जाता है कि पेशेंट को लगता है यार मेरे को कोई बीमारी नहीं है। ये बहुत प्लस पॉइंट है इनका। अब हम चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब से कार्डियो के विषय में। हमारा पहला क्वेश्चन है इनसे, डॉक्टर साहब मेरा पहला क्वेश्चन आपसे कि हार्ट अटैक होता क्या है और ये क्यों आता है? तो जैसे हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स हैं, हार्ट को सप्लाई करने वाली नसें हैं, हाँ जी, जिन्हें हम आर्टरीज बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरीज। इनके अंदर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाते हैं, जिनको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। वो डिपॉजिट चाहे 30 हो, 40 हो, 50 है, एंजियोग्राफी में बातें करते हैं 60-70, पर ये 60-70 ऐसे हार्ट अटैक नहीं करता। हार्ट अटैक तब होता है जब कोई स्ट्रेस से या कोई स्ट्रेसफुल इवेंट से या स्पॉन्टेनियसली ये जो प्लाक है रप्चर हो जाता है, ये फट जाता है। ओके। और जैसे ये फट जाता है तो हमारी बॉडी की टेंडेंसी है, जैसे अगर उंगली में हमारे कट लग जाए तो वो ब्लीडिंग रुक जाएगी। वो क्यों रुक जाएगी? क्योंकि बॉडी का मैकेनिज्म है, जहाँ से भी ब्लीडिंग होगी वो वहाँ जा पे क्लॉट बना के उसको रोक देगी। ठीक है। तो बॉडी उस जो प्लाक फटता है उसको समझता है कि कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, तो वो वहाँ जाके क्लॉट बना देता है। ओके। और क्लॉट बनाना तो उसकी टेंडेंसी है, पर वो क्लॉट से वो आर्टरी बंद हो जाती है और हार्ट अटैक। वेरी गुड। ये मैंने पहली दफ़ा आपसे सुना और बड़े काम की चीज़ है। जितने भी हार्ट पेशेंट हैं या जिनको हार्ट की कोई छोटी बड़ी प्रॉब्लम है, ये चीज़ उनके लिए बहुत काम की है। हार्ट के विषय में तो सुना तो जनरल सुनते ही रहते हैं, यूट्यूब पे भी आता रहता है, और बट ये पर्टिकुलर क्या रीज़न है ये डॉक्टर साहब ने आपको बताया है। इसके साथ डॉक्टर साहब एक और चीज़ बताइए, क्या जब हार्ट अटैक आता है तो कोई इंडिकेशन भी आता है बॉडी को, या कोई पेशेंट को पता लगता है कि मेरे को हार्ट अटैक आने वाला है?
कुछ अनयूजुअल से सिम्टम्स होते हैं कुछ दिनों पहले हार्ट अटैक के, या जैसे कि आपको चलने पर अगर छाती में भारीपन आ रहा है जो पहले नहीं आ रहा था, या आप अनयूजुअल बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रहे हो, या आपको स्वेटिंग हो रही है थोड़ा सा भी एफर्ट करने पे, या स्पॉन्टेनियसली बार बार हो रही है, तो ये कुछ वार्निंग सिम्टम्स हैं जिसके लिए आपको चेकअप, जैसे कि ईसीजी करा लिया अगर ईसीजी में चेंज है, या कोई ब्लड का एंजाइम का होता है ट्रोपाई बोलते हैं वो करवा लिया, तो उससे पहले कई बार हार्ट अटैक आर्टरी बंद होती है, थोड़ा पेन करती है, फिर ठीक हो जाती है, आदमी कहता है अभी मैं ठीक हो गया, फिर दोबारा होती है। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनको 4-5 दिन से सिम्टम्स हो रहे थे और वो पहचान ही नहीं पा रहे थे। तो ये बार बार चेस्ट पेन होना, स्वेटिंग होना, अनईजीनेस होना, कुछ जैसे छाती पे कुछ भारी रखा हुआ है ऐसा, या गले में चोकिंग जैसी फीलिंग होना, ये सिम्टम्स बहुतों को होते हैं। ओके ओके। बहुत जो लोग हैं इसको सीरियसली ले लेते हैं, और बहुत लोग एसिडिटी, बहुत लोग एसिडिटी सोचते रहते हैं हार्ट अटैक को कि वो गैस है, एसिडिटी है, और उसके लिए हमने टेबलेट खाते रहते हैं, दवाई लेते रहते हैं और हार्ट अटैक मिस हो जाता है। मिस हो जाता है, बहुत कॉमन। डॉक्टर साहब आजकल ये 30, 35, 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक बहुत आने लग गया, क्या वजह है? और दूसरा, मेल फीमेल में हार्ट अटैक की जो परसेंटेज है वो किसकी ज़्यादा है? तो ये दोनों क्वेश्चन में एक करके आंसर करूँ। यंग हार्ट अटैक्स इंडिया में बहुत कॉमन है, कोविड के बाद स्पेशली हम लोग देख रहे हैं 30s में 40s में बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो एक तो नेचुरल टेंडेंसी इंडियंस की जो है हार्ट अटैक की या हार्ट डिजीज़ की, जो वाइट्स या कस्केशियंस जिन्हें बोलते हैं, जो यूरोपियंस और अमेरिकन हैं, इनसे हम 10 साल पहले हो जाता है हमको। शुगर भी हमें इनसे 10 साल पहले, जैसे उनकी एवरेज एज 60 पे होती है तो यहाँ 50 पे हो जाती है। क्या रीज़न? रीज़न इसके बहुत सारी थ्योरीज हैं। वो ये है कि बहुत सालों तक हम गुलाम रहे हैं, हमने खाना कम खाया है, हमें ओवर ईटिंग और ओवर फैट खाने की हमारी जेनेटिक टेंडेंसी नहीं है। हम थे किसान लोग जो मेहनत करते थे खेतों में, वो वाली। और अब हमें मिल गई है बैठे बैठे वेस्टर्न डाइट। तो ये जो वेस्टर्न डाइट है और जो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल रिड्यूस हो गई है, कार्स, मोटरसाइकिल हो गया आप काम, तो बिल्कुल एकदम बॉडी को इसको अडेप्ट ही नहीं हो पा रही है। अच्छा। इस वजह से हमारी टेंडेंसी है, हमारी जो मोटापा है वो आप देखोगे सारा पेट से होता है इंडिया। हाँ। और जब आप बाहर वाइट्स को देखोगे वो जनरल बॉडी से होता है, उनके हाथ, शोल्डर। हमारा यहाँ है तो इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। टिपिकल आइडेंटिटी है। इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल है दुनिया की, हार्ट डिजीज़ की कैपिटल है, वो इसी वजह से है। तो हमें और ज़्यादा प्रिकॉशन लेना है, जितना एवरेज जो अमेरिकन्स या यूरोपियंस लेते हैं, हमारी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है उनसे, इसलिए यहाँ डिजीज़ ज़्यादा हो रही है। एंड देन अदर फैक्टर लेस देन 40 ईयर्स में है यंग लोगों में स्मोकिंग एंड एयर पोल्यूशन। स्मोकिंग जो है वो हार्ट अटैक को 3 to 4 टाइम्स इंक्रीज करती है यंग पॉपुलेशन में। अच्छा जी। और आजकल आप देखोगे यंग में तो बॉयज़, कुछ हद तक गर्ल्स भी अब इंडिया में स्मोकर्स बढ़ रहे हैं। आजकल तो गर्ल्स किसी पार्टी फंक्शन में, रेस्टोरेंट में चले और गर्ल्स के तो और ये ऐसे और हाथ में ग्लास होता है। तो ये स्मोकिंग एक तो। दूसरी बात है हमारी एयर पोल्यूशन, तो इसके बारे में तो अलग ही टॉपिक है, उसका कुछ इलाज भी नहीं है अभी फिलहाल, बहुत डिफिकल्ट है, पर है जो ये दोनों रीज़न है। 4 डिफरेंस मेल और फीमेल में। तो फीमेल्स को नेचुरल गॉड गिफ्टेड प्रोटेक्शन है अप टू द टाइम दे हैव पीरियड्स, मतलब अराउंड 45-50 ईयर्स तक। उसके बाद अगले 5-10 सालों में रिस्क बराबर हो जाता है दोनों पॉपुलेशन में। लेकिन हाँ, लेस देन 50 ईयर्स में फीमेल्स को हार्ट डिजीज होना काफ़ी रेयर है, काफ़ी रेयर। मतलब आपके कहने का मतलब यंग एज में उनको कोई ऐसा फीमेल्स नहीं को है। मतलब ये नहीं है कि उन्हें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी कैचअप कर जाते हैं 50 के बाद। कैचअप कर लेते हैं, मतलब ये एक किस्म का फीमेल को गॉड गिफ्ट है ये। हाँ, यही हो गया ना। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर साहब बताइए हमारे दर्शकों को हार्ट अटैक ना आए इसके लिए कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और किस एज में करवाने चाहिए? देखिए, हार्ट अटैक तो आप 100% तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हाँ आप अगर 90% रोक सकते हैं अगर आप अपने रिस्क फैक्टर्स कम रखें। रिस्क फैक्टर तो रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं, एक नॉन मॉडिफाइबल होते हैं, एक मॉडिफाइबल होते हैं।
जैसे कि हम इंडियंस हैं तो यहाँ भी नॉन मॉडिफाइबल है, हम अपनी जीन्स को नहीं बदल सकते। ओके। अगर किसी की फैमिली में हार्ट डिजीज रन कर रही है तो वो अपनी फैमिली को जीन्स नहीं कर कुछ ना कुछ तो असर आएगा ही आएगा। एक्चुअली जो बच्चे होते हैं वो एक तरीके से है तो फोटोकॉपी पेरेंट्स की। हाँ हाँ हाँ। तो जो बीमारियां अपने माँ बाप को हैं वो सारों की टेंडेंसी आपको होती ही है। तो ये नॉन मॉडिफाइबल हैं, आप अपनी जीन्स का कुछ नहीं कर सकते। अगर किसी के दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज है तो वो चाहे डायबिटीज हो सारी फैमिली को होगी, है ना, मतलब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जनरल होती भी है। कुछ हमारे पास पेशेंट आते हैं जिसके फादर को 45 की एज पे अटैक हुआ था और अब वो 45 का उसे अटैक हो रहा है, तो ऐसे हमने केसेस देखे। बिल्कुल। तो एक जेनेटिक टेंडेंसी है। आप दिल्ली में रहते हो तो आपको पोल्यूशन है ही, वो आप अंदर आप अपना प्रोफेशन चेंज कर लो, मतलब कुछ नहीं कर सकते। तो ये नॉन मॉडिफाइबल है जिनका आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है। सही। दूसरे मॉडिफाइबल हैं, आप अपना बॉडी वेट कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी हाइट कंट्रोल नहीं कर सकते पर बॉडी वेट कंट्रोल कर सकते हो। बिल्कुल। आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी कंट्रोल कर सकते हो। तो हर आदमी को आधा पौना घंटा रोज फिजिकली एक्टिव होना चाहिए। एरोबिक एक्टिविटी, चाहे वो स्विमिंग करे, साइकिलिंग करे, वॉकिंग करे, बहुत सारी हैं वो तो ये जरूरी है। इससे वेट कंट्रोल रहेगा, डाइजेशन ठीक रहेगा और कैंसर्स के रिस्क भी 50% कम होता है और एक्टिव भी रहेगा जी, और एक्टिव रहेगा। ठीक है। इसके सिवा अपने चेकअप्स जो हैं वो ब्लड का लिपिड प्रोफाइल सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। प्रोफाइल हम कहते हैं बच्चा जब बड़ा होता है तो 18-19 साल पे भी एक बार चेकअप कर लेना चाहिए, देखने के लिए कि उसका, क्योंकि जेनेटिकली भी कोलेस्ट्रॉल हाई होता है कुछ लोगों का, कि आप कुछ नहीं खा रहे हो पर आपका लिवर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो वाली अगर टेंडेंसी है उसको फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया बोलते हैं, तो वो बचपन से ही ट्रीट करना पड़ता है। तो कुछ लोग कहते हैं 9 साल पे भी एक बार टेस्ट करा लो लिपिड के, बच्चे का लिपिड ठीक है ताकि उसको आगे प्रॉब्लम ना आए। दूसरी बात, शुगर्स आप चेक कराओगे तो ही पता चलेगी, ऐसे नहीं पता चलेगा। बिल्कुल। किडनी है डिजीज तो हार्ट डिजीज 2-3 टाइम्स बढ़ जाती है, वो भी चेकअप से ही पता चलती है। तो एक रूटीन ब्लड सैंपल्स जैसे लिपिड हो गया, किडनी के टेस्ट हो गए, शुगर्स हो गया, थायराइड, एक एडोलेसेंस एज पे 18-20 ईयर्स पे करा लेना। 20 साल। और आपके हिसाब से कितने सालों में करवाना चाहिए? अगर आपका जैसे 18-20 साल पे सब नॉर्मल है और आप एक हेल्दी हो, आपका वेट नॉर्मल है, तो आप 3-4 ईयर्स 5 ईयर्स में रिपीट कर सकते हो। और अगर आप जैसे 40 ईयर्स पे अप्रोच कर रहे हो तो फिर आपको एनुअल कर सकते हो, वंस ए ईयर अपना ब्लड प्रोफाइल, क्योंकि अब 40s में डायबिटीज होना, ब्लड प्रेशर होना बहुत कॉमन चीज हो गई है। तो आप 40 के बाद तो समझ लो एनुअल चेकअप जरूरी है हमारे लिए। और वैसे भी मैंने बताया हम लोग 10 साल पहले हो जाते हैं तो उनका 60 हमारा 50 है, उनका 50 हमारा 40 है। तो इसमें ईसीजी का भी कोई रोल लगता है? ईसीजी का रोल है। अगर आप एक्सटेंसिव स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए जा रहे हो तो आपको एक यूरोप वगैरह में तो ईसीजी पे मैंडेटरी है। जैसे कई बार आप देखते हो कि कोई मेडिकल टेस्ट होते हैं उनके पहले से, तो एक ईसीजी जरूरी है। और एक टीएमटी का टेस्ट है जो एक्सरसाइज टेस्ट है, अगर वो नॉर्मल है तो आप यू कैन रिपीट आफ्टर 3 to 5 ईयर्स। 3 to 5 ईयर्स। डॉक्टर साहब का कहने का मतलब ये है कि हर एक इंसान को, चाहे वो अपने आप को फिट समझता हो, 18-20 साल में एक आध दफ़ा लिपिड प्रोफाइल, लगभग वो फुल बॉडी का टेस्ट होता है जिसमें हार्ट से रिलेटेड जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें सब आ जाती हैं। ज़्यादा महंगा भी आई थिंक नहीं है, मेरे ख्याल 2-3 हज़ार रुपये का टेस्ट है ये। लिपिड प्रोफाइल तो अब चीप है, ऐसा बहुत महंगा नहीं है। अच्छा। हाँ जी। हाँ। और चाहे आप ठीक हैं फिर भी प्रिकॉशंस के लिए ये ज़रूर करवाना चाहिए। यदि आपका बिल्कुल परफेक्ट आता है तो फिर भी 1-1, 2-2, 3-3 साल बाद आप टेस्ट करवाते जाइए, कोई हर्ज नहीं है। उससे क्या है, जो प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हुई होगी उसी का जो निवारण है, उसी का जो कहते हैं ना मेडिसन है, बहुत मतलब प्रॉपर आपको दवाई उसकी मिल जाएगी स्टार्टिंग स्टेज में, उससे आपकी बीमारी बढ़ेगी नहीं। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक के विषय में एक और सबसे बड़ी चीज़ है, अचानक किसी को हार्ट अटैक आ जाए, बंदा अकेला है, उसके पास कोई भी नहीं है, तो फिर क्या करेगा वो? अगर बंदा अकेला है और उसको ऐसा लग रहा है उसे सीवियर चेस्ट पेन है और ये हार्ट अटैक हो सकता है, तो अपने फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म करें और एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करें। ठीक है। चाहे पुलिस को कॉल करें या कैसे भी करें, कुछ भी है, किसी को इन्फॉर्म करें जो आपको ले जाए जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल,
क्योंकि आप वहाँ पे बैठ के उसका खुद से कुछ भी नहीं कर कुछ नहीं कर पाएंगे। सकते, तो बिल्कुल आपको ठीक है, जल्दी से जल्दी किसी इमरजेंसी में पहुँचना है, आगे का इलाज वहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ये है। मतलब आपके कहने का मतलब किसी को कैसे भी इन्फॉर्म करो, चाहे फ़ोन करके करो, चाहे आवाज़ मार के करो, चाहे किसी का दरवाज़ा खड़का के करो, करना है जिससे आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल आप जा सके। बाकी तो डॉक्टर साहब अपने आप संभाल ही लेते हैं। डॉक्टर साहब एक, मैं तो देखो क्वेश्चंस हैं पूछूंगा ही सारे। जी। एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी आप करते हैं, उसके बाद कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप लोग कहते हैं कि जी इसको स्टंट डालना पड़ेगा इमीडिएट, बहुत इमीडिएट। तो क्या स्टंट डालने से पेशेंट की जान बच जाती है? देखो ऐसा होता है, एंजियोग्राफी हम तभी करते हैं जब हमें लग रहा होता है कि पेशेंट को या तो उसके टेस्टों में आया है या कोई उसे सिम्टम्स ऐसे हैं जो सिम्टम्स जैसे हैं उसको एंजाइना कर रहा है और इसको हमें। अब अगर आप एंजियोग्राफी करो और आपको 95-99% ब्लॉकेज ओह। दिख रहा है या क्लॉट दिख रहा है, क्लॉट दिख रहा जो है। आपको लग रहा है कि अगर हम इसको छोड़ देंगे और इसको बेचारे को हार्ट अटैक पड़ सकता है, तो हम उसको उस समय ज़्यादा थोड़ा फोर्सफुली कह लो या प्रेशर डाल के करते हैं कि भाई इसको कराना है, या एक आर्टरी बंद ही है और आपको पता है अटैक है अभी बंद हुई है, इसको खोलना चाहिए, तो वो लाइफ सेविंग है, वो तो इमीडिएट करना चाहिए। अगर एक स्टेबल ब्लॉकेज है 70-80% है, तो हमारा ये रहता है कि इतना ब्लॉकेज है, अगर आपको सिम्टम ये कर रहा है, ये टेस्ट पॉजिटिव है, तो इसको करना चाहिए। उसमें उतना फोर्स नहीं होता, उसमें टाइम आप दे देते हैं, आप टाइम ले सकते हो, इंडिकेशन देते हैं ये प्रॉब्लम आपकी है, बढ़ सकती है, कि इसको आप जैसे भी आप करो, उसमें मतलब टाइम का मिल सकता है। लोगों में थोड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि एंजियोग्राफी में जाएंगे तो एंजियोप्लास्टी होएगी, स्टेंट लगेगा ही, पर ऐसा कोई हमारा इंटेंशन नहीं होता। वो सिर्फ हार्ट अटैक या अनस्टेबल एंजाइना में जब पेशेंट को, वो पता क्या है जी, वो जो आजकल यूट्यूब चैनल चलते हैं ना, वो ऐसे ही बोलते रहते हैं कि जी डॉक्टर साहब के पास जाओगे तो वो एंजियोग्राफी करेंगे, एंजियोग्राफी करेंगे तो स्टंट डालेंगे, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये तो 100% श्योर है, बिल्कुल नहीं है। जब हमें जरूर स्टेबल ब्लॉकेज मिलती है तो हम कहते हैं आपको, ये है सजेशन हमारा, आपकी मर्जी है, आपको अभी नहीं कराना है, आप सीडी लीजिए, आप जाइए, मतलब जितना भी आप घर पे जाके सलाह कर लीजिए, जब भी करवाना है। आपकी प्रॉब्लम ये है, आपने उसको शीशा दिखा दिया, हमारा मेडिकल इंडिकेशन ये है, बिल्कुल, बाकी आपकी मर्जी। ठीक। ये जो कभी किसी पेशेंट को स्टंट डालने की जरूरत पड़ती है आपकी, एक तो उस स्टंट की लाइफ क्या रहती है जनरली, और क्या आपको लगता है कि स्टंट बार बार भी डालना पड़ता है? देखो दो कारण होते हैं। आदमी को, जिसको डिजीज़ हुई है, इसका मतलब उसकी बॉडी में जो एनवायरनमेंट है उसमें वो डिजीज़ की टेंडेंसी है, तभी उसको हुई है। बिल्कुल डेफिनेट। अब क्या होता है कि स्टेंट आपने एक ही जगह डाला, आर्टरीज तो पूरी है, कई बार उसके ऊपर ब्लॉकेज बन जाती है, कई बार उसके नीचे बन जाती है। दूसरी बात, जब आप स्टेंट डालते हो तो उसके अंदर आपकी नेचुरल स्किन आ जाती है वापस से, जो इंटरनल एंडोथीलियम बोलते हैं। अच्छा जी। तो स्टेंट बॉडी का पार्ट हो जाता है और अंदर आपकी नेचुरल स्किन बिल्कुल अलाइन हो जाती है, सेम। अच्छा, ऐसे भी है। तो अब स्किन जो नॉर्मल आ गई, उसके अंदर दोबारा ब्लॉकेज डेवलप हो गई, मान लो 5-10 सालों में, तो नया एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया वहाँ पे, तो दोबारा ब्लॉकेज बन जाएगी, वो इंडिकेशन बनती है दोबारा। और नए स्टेंट्स जो ड्रग वाले हैं, इसमें लेस देन 5% चांस होता है अंदर फाइब्रोसिस हो जाता है, कि वो जो स्किन अंदर आई वो ओवर हीलिंग हो गई। अच्छा। और वो हीलिंग ज़्यादा हो के वो नैरो हो गया, तो उसको स्पेशल तरीक़ों से हटा के कभी कभी बलून करना पड़ता है या कभी कभी स्टेंट भी डालना पड़ता है। तो ये दो कारण हैं जिसकी वजह से दोबारा से ब्लॉकेज आता है। या तो ओवर हीलिंग हो रही है बॉडी में, या कुछ सालों के बाद नया ही ब्लॉकेज डेवलप हो गया। डॉक्टर साहब, आपने आज तक कोई ऐसा पेशेंट आया कि कितने स्टंट डले होंगे? सुने बहुत हैं, 16-18 भी सुने हुए हैं। ओह माय गॉड, अच्छा जी। लेकिन हाँ 5-6 तो मैंने खैर सुने हैं। तो बहुत कॉमन है। अच्छा 4-5 बहुत कॉमन है। मैंने नहीं किया है, पर हाँ सुने हुए। अच्छा अच्छा जी, मैंने भी 5-6 सुने हुए, 5-6 तो हो जाता है। हाँ। एक और बात है इसी विषय में, ओपन हार्ट सर्जरी
ये क्यों ज़रूरी हो जाती है? तो जैसे एंजियोप्लास्टी का इंडिकेशन है, ऐसे ही बाईपास के कुछ इंडिकेशन होते हैं, कुछ बहुत क्लियर कट होते हैं, कुछ ग्रे एरिया होते हैं जहाँ पे मल्टीपल स्टेंट भी हो सकते हैं और बाईपास भी काम करती है। किस टाइप के इंडिकेशन होते हैं? पर मोटे तौर पे जो लोगों को मालूम होना चाहिए या जनरल जो रूल रहता है, अगर लेफ़्ट मेन में डिजीज़ है, जो मेन आर्टरी लेफ़्ट की सिस्टम है, उसमें स्टेंट करना थोड़ा सा टेक्निकली डिफ़िकल्ट होता है। अच्छा जी। उसमें बाईपास ज़्यादा अच्छा काम करती है। ओके। अगर तीनों नसों में है और मल्टीपल जगहों पे ब्लॉकेज है, तो उसमें बहुत सारे स्टेंट लगेंगे और उसने ही हर स्टेंट में अगर 1-2% चांस कॉम्प्लिकेशन का है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। मल्टीप्लाई तो उसमें बेटर रहता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है, वैसे भी बेटर रहता है बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी। अगर लंबे लंबे ब्लॉकेज हैं, ऐसा भी रहता है? हाँ, अगर बहुत लंबे लंबे ब्लॉकेज हैं, स्टेंट अच्छा। का भी एक साइज होता है, उससे बड़ा साइज नहीं होता, तो फिर आपको मल्टीपल स्टेंट लगाने पड़ेंगे। तो वही वाली बात है, अगर लंबे लंबे ब्लॉकेज हैं तो उसमें आप लंबे लंबे या मल्टीपल स्टेंट्स लगाओगे और तीनों आर्टरीज में हैं तो बड़ा उसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो काम। उसमें स्टेंट अगर लगेगा तो उसके रिकरेंस होने के बार बार इवेंट्स ज़्यादा रहते हैं। बाईपास उसमें अगर अच्छा फ्लो है तो बेटर रहेगा। अच्छा अच्छा, मतलब ये कुछ इंडिकेशंस हैं जिसमें indications। बाईपास बहुत यूजफुल है, बेटर है स्टेंट से। स्टैंड। ओके। डॉक्टर साहब का कहना है कि स्टंट डालना एक अलग थ्योरी है, बाईपास करना एक अलग थ्योरी है। बाईपास उस स्टेज में किया जाता है जब स्टंट डालने से कोई बेनिफिट डॉक्टर साहब को नहीं नज़र आता। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह स्टंट डले और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि हर जगह ही बाईपास हो। डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से ये दोनों चीज़ें अलग अलग की जाती हैं। जैसे हार्ट का कोई पेशेंट होता है जी, सुनने में ये आता है, मैं गलत हूँ या ठीक हूँ मेरे को नहीं पता, कि उसको लाइफ भर मेडिसिन लेनी पड़ती है। क्यों लेनी पड़ती है? देखो, जो हार्ट का पेशेंट है जिसको ब्लॉकेज हुई है तो वो वही वाली बात है कि अपने रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल कर सकता है, ख़त्म नहीं कर सकता। ख़त्म नहीं कर सकता। अगर उसकी टेंडेंसी एक बार डिजीज़ होने की है तो वो नेक्स्ट टाइम भी है, बार बार भी हो सकती है, तो उसको वो रोक कैसे सकता है? अपना कोलेस्ट्रॉल ओके। कम रख के। दूसरी बात है, कुछ ना कुछ मिनिमम एस्पिरिन टाइप का ब्लड थिनर लेता रहेगा। तो जिसको टेंडेंसी है उसको रहेगी, वो आगे उम्र बढ़नी ही है, कम तो होनी नहीं। बिल्कुल और सही है जी। उम्र बढ़ने के साथ रिस्क भी बढ़ना ही है, कम भी नहीं होना। कम भी नहीं होना। तो फिर आगे जाने पर आप दवाइयों को मिनिमम कर सकते हो, लेकिन इग्नोर नहीं बंद कर नहीं कर सकते, सकते। इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है। चाहे आप 2 दवाइयों पे आ जाओ, 1 पे आ जाओ, कॉम्बिनेशंस पे आ जाओ, लेकिन आप बंद नहीं कर बंद सकते, नहीं कर वो सकते। डेंजरस है। तो ये जो मेडिसिन होती है इसका काम क्या रहता है जी? सबसे ज़्यादा तो देखो, अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर, शुगर, बाकी बीमारी है वो तो अलग चीज़ हो गई। अगर सिर्फ ब्लॉकेज की चीज़ है तो 2 ही दवाइयाँ हैं। एक तो स्टैटिन होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम रखता है, और एक एस्पिरिन होता है जो ब्लड थिनर रखता है। ब्लड थिनर। ये 2 उसे जो है प्रिवेंट करने के लिए, सेकेंडरी प्रिवेंशन जिसे के आगे से कि दोबारा प्रॉब्लम ना हो। दोबारा प्रॉब्लम। ओके। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि ये छोटी छोटी मेडिसिन है, आपको हार्ट अटैक आने से बचा के रखती हैं, इसलिए मेडिसिन ये लेना कंटिन्यू रहता है। कोलेस्ट्रॉल के लिए और ब्लड थिनर है जो आपके खून को पतला रखता है हमेशा। ये हार्ट पेशेंट को लेना लगभग ज़रूरी रहता है। डॉक्टर साहब, जो हार्ट पेशेंट हो गया, चाहे उसकी बाईपास हुई है, चाहे उसकी एंजियोग्राफी स्टंट डला है, उसको उसकी लाइफस्टाइल, उसकी वर्किंग, डेली की वर्किंग लाइफस्टाइल, उसको कैसे रखनी चाहिए? सावधानियां क्या रखनी चाहिए हार्ट पेशेंट होने के बाद? देखो, अगर आपको एक बार कार्डियक कोई इवेंट हो गई है या आपको हार्ट पेशेंट या बाईपास या स्टेंट लग गया है, तो एक तो डिपेंड करता है कि आपका उसके बाद हार्ट फंक्शन कितना है, वो इकोकार्डियोग्राफी से पता चले। अगर हार्ट फंक्शन नॉर्मल है और कोई ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी नहीं है, तो एक तो दवाइयाँ टाइम पे लेनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिजिकली एक्टिव रहना है 30 to 40 मिनट्स, जो प्राइमरी प्रिवेंशन। कोई एक्सरसाइज, योगा वगैरह जो भी है। हाई फाइबर डाइट रखनी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखने हैं, हाई फैट डाइट, सैचुरेटेड फैट कम रखना है, डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है, कम खानी है। ये सब चीज़ें डाइटरी प्रिकॉशन में है।
लेग्यूम्स हो गए, जैसे हमारी दालें हो गई, नट्स हो गए, ये अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीजें है हैं। ना। ये आई अगर थिंक कैस्ट्रोल को कम करती हैं मेरे ख्याल, ये नट्स कम वगैरह, करती है हैं ना जी? जिसको, हाँ, जो मेडिटेरेनियन क्योंकि हम डाइट लोग तो जिसे बोलते यूट्यूब हैं। से सुनते रहते हाँ जी, हैं। मेडिटेरेनियन डाइट जो है जिसके अंदर यही सब आते हैं, नट्स आ गए, लेग्यूम्स आ गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, सैलड्स हो गई, तो फ्रूट और वेजिटेबल सैलड्स ज़्यादा से वेजिटेबल्स, ज़्यादा फाइबर खाने आइटम्स चाहिए, हो फाइबर गई, खाना चाहिए, हाँ, वेजिटेरियन। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन का है तो हम उसे बोलते हैं कि आप बटर चिकन की जगह आप चिकन सूप पी लीजिए, आप ओके। चेंज करके स्टीम कुक्ड फिश खा लीजिए। तो स्टीम या आपके पास बेक्ड, ऑल्टरनेट हैं ओके। जिसमें ऑयल कम यूज़ होता है। अगर आपको बहुत शौक है तो आप खा सकते हैं, रेड मीट अवॉइड कीजिए। रेड तो मीट अवॉइड वेजिटेरियन करना, नॉन वेजिटेरियंस को हम ये नॉन एडवाइस करते वेज हैं। फिश वगैरह भी खा सकते हैं। स्टीम कुक खाएं, मिलती स्टीम है कुक आराम से, खाएं। बनती भी है, घर पे भी बना लेते हैं लोग। हाँ हाँ ठीक है, बन जो जाती है। लोग शौकीन है या जो लोग जिनके घर शौकीन पे है बनता है तो खाते जो वो हैं खाते हैं, आजकल। उनको हाँ। ऐसे बिल्कुल मनाही नहीं है, जो जैसा खाता और है वैसा करता अल्कोहल है। अल्कोहल हम तो स्ट्रिक्टली नो बोलते हैं। रोकते हैं, थोड़ा हाँ जी। बहुत भी नहीं। देखिए ये बहुत डिस्प्यूटेड थ्योरी है बहुत सालों से कि रेड वाइन थोड़ी सी रोज लेने में ये तो एक आई थिंक बट उन लोगों के जो इनके मैन्युफैक्चरर उनके ये कैटेगरी बनाई हुई है। हाँ, तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हाँ। इसलिए पर एज ए डॉक्टर हम यही कहते हैं कि बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। थोड़ा बहुत तो आप बताया करो, हल्का फुल्का, जो शौकीन होते हैं को पार्टी फंक्शन हल्का फुल्का तो बताते होंगे। मैं नहीं बताता। अच्छा जी। मैं नहीं बताता क्योंकि मैं प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। प्रिस्क्राइब नहीं करते। बिल्कुल अच्छा। नहीं। वैसे कोई महीने अभी में जो कोई नई एक- स्टडीज आई हैं वो ये कहती हैं अल्कोहल इवन इन स्मॉल अमाउंट रेजेस द रिस्क ऑफ कैंसर। तो अच्छा तो आप किसी को वो चीज़ एडवाइस कैसे कर सकते हो, है ना। तो वो पेशेंट की अपनी चॉइस पे चले जाते हैं, अपनी लेकिन choice के हम ऊपर है, एडवाइस आप एडवाइस करते, ठीक है। डॉक्टर साहब के कहने का मतलब ये है कि आप फाइबर वाली डाइट ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल नट्स ले सकते हैं, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी तरफ इनका ये बड़ा स्ट्रिक्टली ये कहना है कि अल्कोहल हार्ट पेशेंट को नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। दूसरा ये कि डेली की आप अपनी एक्सरसाइज करिए, जो भी आधा पौना घंटा करते हैं, बहुत ज़रूरी है हार्ट के लिए भी, आपकी बॉडी के लिए भी। खाली हार्ट के लिए नहीं, और भी डिजीज़ के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। एक डॉक्टर साहब, एक मैंने ये भी बहुत सुना है, अक्सर सुनता रहता हूँ मैं, कि जो हार्ट पेशेंट होते हैं, कोई एक ऐसी मेडिसिन आप लोग बताते हैं जो 24 घंटे उसको अपनी पॉकेट में रखनी चाहिए एक एमरजेंसी के लिए। वो क्या चीज़ है, मतलब उसका तर्क क्या है? ऐसा बहुत सालों से एक्चुअली कहा जाता था। पहले जब बहुत सारे पेशेंट्स उसके एंजाइना के होते थे जो मेडिकल ट्रीटमेंट पे रहते थे, उनको ये होता है कि भाई चले हैं पार्क में जा रहे हैं और चेस्ट में हैवीनेस हो गई तो सॉर्बिटेट की गोली एक सॉर्बिटेट, जीभ के नीचे रख ली, बिल्कुल, और उससे आपका चेस्ट पेन रिलीव हो गया और उसके बाद चलते रहे। पर जब मॉडर्न साइंस के बाद एंजियोप्लास्टी और बाईपास होने लग गई है तो अब एंजाइना के पेशेंट बहुत कम ऐसे रहते हैं, और ये कोई मैजिकल ड्रग नहीं है, ये सिर्फ एंजाइना रिलीव करने के लिए, ये हार्ट अटैक के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कई बार इससे नुकसान ये भी हो जाता है, अगर आपका ब्लड प्रेशर ही कम है और आपने सॉर्बिटेट ले ली तो लोग कई बार बेहोश भी हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर लो उसका मतलब एक साइड इफेक्ट हो जाता हाँ, है। तो अगर सॉर्बिटेट लेना है तो ब्लड प्रेशर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप ले सकते हो। तो अब हम ज़्यादातर ये एडवाइस नहीं करते अनलेस एंड अनटिल हमें पता हो कि ये एंजियोग्राफी हो चुकी है और इसके लिए पेशेंट के लिए और कुछ नहीं किया जा सकता, या ये कुछ कराने को अभी तैयार नहीं है और इसको बार बार एंजाइना होता है। तो ऐसे पेशेंट को हम बताते हैं कि अब आपको जब चेस्ट पेन हो तो आप सॉर्बिटेट ले सकते हैं। वैसे कोई ये ऐसा मैजिकल ड्रग नहीं है। सॉर्बिटेट की बात के अलावा मैंने कई दफ़ा और भी सुना है, पता नहीं गलत है क्या है, मेरे को नहीं पता। कुछ 3-4 मेडिसिन बताते हैं जी, एस्पिरिन की 2-3 टेबलेट रखो और पीस के, और सॉर्बिटेट रखो, और इस टाइप की रखते कि एमरजेंसी में कोई भी ना हो तो बस उसको खा लो। तो ये है कि अगर आपको पता है कि ये हार्ट अटैक है तो हाँ। अगर आप इमरजेंसी में भी जाओगे या एम्बुलेंस भी आएगी तो वो डिस्प्रिन आपको देगी। तो वो डिस्प्रिन उसके लिए घर में होनी चाहिए कि आप डिस्प्रिन ले लो
हॉस्पिटल पहुंचते थे। ओके ओके ओके। डॉक्टर साहब का कहना है कि एक एमरजेंसी में यदि आपको लगता है कि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम आ गई है, तो अपने पास ये एक किस्म की ब्लड थिनर ही होती है डॉक्टर साहब। ब्लड थिनर, हाँ, डिस्प्रिन एस्प्रिन वगैरह जो भी है आप इमीडिएट, डॉक्टर साहब कितनी, 1-2 टेबलेट? एक टेबलेट आप इमीडिएट ले लीजिए, क्योंकि उसका बेनिफिट है, कुछ उसका नुकसान नहीं है। जब तक आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको वो हेल्पफुल रहेगी। सर आप एक और चीज़ बताइए, हार्ट अटैक और ये एक बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, क्या फ़र्क है दोनों में? जैसा मैंने पहले समझाया, अगर कोई नस बंद हो गई है, ब्लॉक जी। हो गई है, वो हार्ट अटैक होता है। उसमें हम्म। आदमी को चेस्ट पेन हो सकता है, बेहोशी भी हो सकती है, उसके अंदर आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, या सिम्टम हार्ट अटैक के स्वेटिंग हो सकती है। उसमें आपके पास टाइम होता है, आप हॉस्पिटल पहुंचते हो और आपका एंजियोग्राफी हुआ या स्टेंट हुआ या जो भी है, ये हुआ। सब टाइम। कार्डियक अरेस्ट मीन्स स्टॉपिंग ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट रुक गया। अच्छा जी। इट इज़ अरेस्ट। तो वो वही बीट जो इलेक्ट्रिक पे दिखाते हैं स्ट्रेट लाइन हो गई है। सो उस समय पे आपको अगर सीपीआर चाहिए, सीपीआर चाहिए चेस्ट पे, स्टर्नम पे, 3-3, हाँ सीपीआर चाहिए, मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए, इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ सकता है, पेशेंट को रिवाइव करना है, वेंटिलेटर पे डालना पड़ सकता है, जिससे वो हार्ट बीट फिर वापस आए और फिर हम सोचें कि ये क्यों हुआ, ब्लॉकेज की वजह से हुआ या कोई अरिथमिया था, या इसका क्या वो है। सो कार्डियक अरेस्ट इज अरेस्ट। ओके, मतलब कि बिल्कुल एक किस्म का डेड हो गया, उसको दोबारा से शुरू करना है हमारे को। वो जो मॉनिटर पे ईसीजी है वो स्ट्रेट लाइन प्लेन हो जाएगी। कार्डियक अरेस्ट ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी समझने वाली डॉक्टर साहब से बात है। दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे ढंग से आपको बताया है। एक और चीज़ है, क्या आज तक कोई वर्ल्ड में कुछ ऐसी वैक्सीन बनी है जो हार्ट अटैक को परमानेंट रोकती हो? वैक्सीन ऐसा नहीं कह सकते वैक्सीन पर। आजकल कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए कुछ नए इंजेक्शन्स आ गए हैं, उनको कुछ लोग कभी कभी मिसनॉमर एज ए वैक्सीन बोल देते हैं, जो अगर आप एक इंजेक्शन लगाओ तो 6 महीने तक आपका कोलेस्ट्रॉल 50% कम हो जाता है। 50%? तो ये, लेकिन इसकी एक इंडिकेशंस हैं, ये उनके लिए है जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा हाईएस्ट डोज में ले रहे हैं। अच्छा। उसके बावजूद उन्हें कार्डियक इवेंट हो रही है, या उसके बावजूद उनके कोलेस्ट्रॉल के नंबर्स उतने कम नहीं आ पा रहे जितने आने चाहिए, उनके लिए एड ऑन ड्रग है। तो ये कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल और हाफ कर देती है। और 6 मंथ तक इसका एक्शन रहता है, 6 मंथ्स के बाद दोबारा इंजेक्शन लगाना पड़ता है। अच्छा, अदरवाइज हार्ट अटैक तो पर ये वैक्सीन नहीं है, मेडिसिन है। कुछ डॉक्टर्स इसको ऐसे बोल देते हैं। हार्ट के लिए कुछ ऐसा वैक्सीन नहीं आया अभी तक। तो लेटेस्ट तो यही एक है इंजेक्शन जो कोलेस्ट्रॉल इतना कम कर देता है कि आपको ब्लॉकेजेस बढ़े ही ना, एक तरीके से प्रिवेंशन हो जाए। तो ये कुछ पर्टिकुलर एज भी है? ये नहीं, ये फैमिलियल अगर किसी को है और बचपन से ही हाइपर कोलेस्ट्रॉल में उसकी जेनेटिक्स में ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो उनके लिए भी इंडिकेटेड है। क्योंकि जो कई बार होता है जेनेटिकली, कुछ केसेस हमने देखे हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नॉर्मल पॉपुलेशन से 2-3 गुना रहता है, और ये लोग अगर दवाई या कुछ भी ना लें तो ये 30s-40s में इनको हार्ट डिजीज़ हो जाती है, बहुत यंग एज में। तो इनके लिए ये एक तरीके से ज़रूरी है। एक और मैंने उड़ता सुना है, मतलब जैसे लोग मिलते हैं सुनाते हैं, कहते हैं यदि कैस्ट्रोल बढ़ा हुआ हो तो आप 15-20 दिन ठीक ठाक नट्स खाओ तो कैस्ट्रोल ठीक हो जाता है, क्या ये ठीक है? नहीं, खाली नट्स खाने से, देखो डाइट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, रोल है, डेफिनेट रोल है, लेकिन डाइट जो है वो 15-20% तक वर्क करेगी आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने, जो नट्स वाली फॉर्मूला है। पर जैसा आप हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है जितना है उसका 50% कम करना है, तो वो खाली दवाई से नहीं हो पाता। खाली नट्स से नहीं होगा। नहीं, खाली नट्स से, उसके लिए दवाई चाहिए दवाई चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, सारा कुछ ये मिला-जुला सिस्टम है। ठीक है। डॉक्टर साहब, आपका 20 साल से ज़्यादा तजुर्बा है इस लाइन में और सफल तजुर्बा है। हज़ारों मरीज़ों को आपने एक अपनी एक्सपर्टी के साथ उनका सफल इलाज किया है।
तो अपनी लाइफ में आज तक आपने कितने हॉस्पिटल्स को अपनी सेवा प्रदान की है? तो मैं पहले ओखला एस्कॉर्ट्स में था, अच्छा, यहाँ पे एस्कॉर्ट आने में के थे। बाद दिल्ली में। उसके बाद मैं गुड़गांव मेदांता में रहा 3 वेदांता, साल। वेरी गुड। उसके बाद मैंने 12-13 साल काम यहाँ मैक्स पड़पड़गंज में किया मैक्स है पड़पड़गंज। जी। और अभी मैं 1 जनवरी से मेदांता नोएडा, जो कि सेक्टर 50 में नया आया हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ। वहाँ पे कर रहा हूँ। ओके। फिलहाल मैं वहाँ पर हूँ। देखो क्या होता है, डॉक्टर्स की प्रैक्टिस डिपेंड करती है कि उनकी प्रैक्टिस कहाँ हुई है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स एस्कॉर्ट, मैक्स, मेदांता वर्ल्ड वाइड फेमस है। 20 साल का तजर्बा डॉक्टर साहब का उन्हीं हॉस्पिटल्स में है जहां एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस से एडवांस इक्विपमेंट्स, बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, अब हम इस एपिसोड, इस शो की समाप्ति के काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। जाते जाते मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, हमारे दर्शकों को, हमारे देखने वालों को, कुछ 2-3 टिप्स आप ऐसे बता के जाएं जो कि लाइफ में मतलब उनको हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी ना लगे या हार्ट से बचे रहें। एक कहते हैं ना, लाइफ का गेम चेंजर हो जाए, वो कुछ आप अपनी बताइए अपने हिसाब से। वही, जैसे मेडिकल साइंस में आप 100% सब कुछ नहीं प्रिवेंट कर नहीं सकते। कह सकते, बिल्कुल ठीक। आप क्या कर सकते हैं, आप एक डिसिप्लिन और रूटीन बनाएं। मॉर्निंग में उठें, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, मेंटल स्ट्रेस कम रखें, ठीक है। थैंकफुल रहें लोगों के लिए, सब चीज़ों के लिए जो आपको मिला है। मेंटल स्ट्रेस उससे कम रहेगा। अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो फ्रिक्वेंटली, वरना साल में 1-2 बार शुगर, ब्लड टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल, ये सब कराएं। तो आपके नंबर्स आपको मालूम होने चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, आपका वेट कितना है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ईयर ऑन ईयर कैसे जा रहे हैं। फिर आप एक फ़िज़िकल एक्टिविटी करें 30 to 45 मिनट्स की। खूब फिज़िकल एक्टिव रहें, शूज़ पहने, वॉक करने जाएं, चाहे अपने घर में वॉक करो, बाहर वॉक करो, जिम में वॉक करो, कहीं पे भी खूब एक्टिव रहें। डाइट खाते समय हमेशा ध्यान रखें कि डीप फ्राइड, हाई कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट्स कम खाएं। स्मोक और अल्कोहल करें ही नहीं, बिल्कुल। आपके फ्रेंड्स करते हो तो उनको भी रुकवा दें, बिल्कुल भी नहीं करना है। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है। और एक 7 आवर्स की नींद जरूर लें काम के बाद। 7 घंटे की नींद से आपको, क्योंकि बॉडी को रिलैक्सेशन और रिकवरी, जो दिन भर का वियर एंड टीयर है, वो 7 आवर्स में ही हील अप होता है, हील अप हो जाता है। तो ये आप करिए। बहुत अच्छी बात है ये जो आपने बताई। डॉक्टर साहब का कहना है कि डेली आप एक्सरसाइज, वॉक, योगा, जो भी आपको पसंद है, 30-40 मिनट करिए। डेली का रूटीन अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिए। दूसरा, बैलेंस डाइट लें जिसमें फाइबर भी हों, फ्रूट्स भी हों और इस टाइप की चीज़ जो हेल्दी हों। डॉक्टर साहब, जंक फूड से तो परहेज ही करें मेरे ख्याल। परहेज, बिल्कुल। जंक फूड से तो खैर सारी दुनिया को ही पता है कि थोड़ा सा परहेज, दूरी बना के रखें। बहुत ज़रूरी हो तो एक कहते हैं ना, एक पार्टी वार्टी में हो तो हल्का फुल्का आपने चलो ले लिया, अलग चीज़ है। और जहाँ तक सवाल है अल्कोहल से और सिगरेट, वो तो भूल जाइए यदि आपको ज़िंदगी के मज़े लेने हैं, बीमारियों से दूर रहना है। तो ये 2-4 चीज़ें हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। यदि आपका इसका रूटीन डाल लोगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी निकलेगी। आज हमारे इस शो, टॉक शो विद सुमन बिंदल के द्वारा डॉक्टर निशांत त्यागी जी ने, जो कि एक महान, सफल, एक्सपीरियंस्ड कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने आपको एक एक चीज़ बड़े सरल लफ्ज़ों में आपको समझाया कि आप दिल की बीमारी, हार्ट की बीमारी से आप कैसे सेफ रह सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। ऐसा जो इन्होंने डिटेल में बताया, खैर मैंने आज तक कभी नहीं ऐसा सुना।
छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे टिप्स सुनते रहते हैं, वो एक अलग चीज़ है। जो एक रियलिटी है वो डॉक्टर साहब ने आज आपको बताई है। उसके लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने का। सबसे मेन तो आपने अपना इतना कीमती वक्त, इतना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे मौका दिया। मुझे तो हमेशा बात करना अच्छा ही लगता है, आपको मैं बहुत सालों से जानता भी हूँ। और हेल्थ के बारे में हमें भी यही रहता है कि जितना हम लोगों को अपना मैसेज दे पाएँ और उनकी लाइफ में कोई चेंज हो सके, बिल्कुल बिल्कुल तो वो अच्छा सही है। देखो डॉक्टर तो भगवान का रूप है जी, ये सारी दुनिया ही जानती है और ये सच भी है। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। कहानी, प्रेरणा और अनुभव की मंच टॉक शो विद सुमन बिंदल का मेरी और मेरी टीम की तरफ से मेरे दर्शकों को, जो हमारे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जैसे कि नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है, इसी टाइप की जो वीडियो है जिसमें आपको कुछ सीखने को मिले, सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।